केटी रामाराव ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। तेलंगाना में केसीआर को लगा बड़ा झटका। सुरजेवाला की शिकायत में फंसे केटी रामाराव। एक तरफ देश में चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ केसी रामाराव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां 30 नवंबर को तेलंगाना के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना का चुनाव भी एक अहम भूमिका निभाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगातार रोड शो कर रही है और तेलंगाना का चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी वहां पर जीतने के लिए अपने पूरे दावे चल रही है और लगातार वहां की राजनीति पर राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर काफी चर्चाएं तेज है। ऐसे में केटी रामाराव की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जहां तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव और उससे पहले केटी रामाराव के ऊपर चुनाव आयोग का नोटिस पहुंचा और उस चुनाव आयोग के नोटिस पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं केसीआर जो वहां की पार्टी बताई जाती है उसकी समस्याएं बढ़ने लगी। आपको बता दें कि केटी रामाराव पर चुनाव आयोग का नोटिस पहुंचा और चुनाव आयोग ने 26 तारीख तक उनसे अपने जवाब की बात कही थी और कहा था कि हमें 8 बजे तक इस पर जवाब चाहिए। आपको मसला बता देते हैं कि आखिर किस वजह से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने केटी रामाराव के ऊपर इस प्रकार की चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा उसका असली वजह थी आचार संहिता। बताया जा रहा था कि चुनाव के दौरान केटी रामाराव सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए वर्क्स के लिए जो लोग थे उनसे मिलने पहुंचे थे और एक बड़ा जमावड़ा वहां पर लग गया था, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद थे सुरजेवाला उन्होंने ये सब देख लिया और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सारी बातें बता दी। उसके बाद से ही केटी रामाराव की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ सुरजेवाला ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि आचार संहिता का यहां पर उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग के पास याचिका भेज दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए केटी रामाराव के ऊपर कार्यवाही करते हुए एक नोटिस भेजा और नोटिस पर जवाब मांगा और कहा यह गया कि 26 नवंबर को ये नोटिस का जवाब हमें 8 बजे तक मिल जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये भी निर्देश दिए कि मंत्रियों को अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रसार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए भी चेतावनी दी गई। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिकायत की है कि राव ने 20 नवंबर को हैदराबाद में टी वर्क्स कार्यालय का दौरा किया था। यहां उन्होंने बड़ी संख्या में काम करने वाले युवाओं से बातचीत की थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नोटिस में यह भी कहा कि हमें 21 नवंबर 2023 को कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए एक शिकायत मिली है और उस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 20 नवंबर को बीआरएस के स्टार प्रचारक केटी रामाराव और हैदराबाद में टी वर्क्स कार्यालय गए थे। यहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यालय में काम करने वाले लोगों से बातचीत की और चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले में तेलंगाना की सीईओ की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया कि टी वर्क्स पर हुई बैठक में तेलंगाना में सरकारी नौकरियों को लेकर चर्चा की गई है और यहां पर टीएसपीएस बोर्ड को सुधारने और सरकारी नौकरियों की भर्ती में तेलंगाना सरकार के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दर्शकों और इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है और बीआरएस दोबारा सरकार बनाने के लिए कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जब से ही चुनाव आयोग का ये नोटिस बीआरएस के पास पहुंचा है और स्टार प्रचारक कहने जाने वाले टी रामाराव के पास ये नोटिस पहुंचा है, तब से ही उनकी मुश्किलें बढ़ रही और इनसे जवाब मांगा गया था और अब तक टी रामाराव ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अब चुनाव आयोग इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्यवाही कर सकता है। वहीं अब बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो तेलंगाना में सरकार बनाना चाहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह याचिका पहुंचाई और आचार संहिता की बात बता दी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जहां आचार संहिता पर जमावड़ा लगाना मुश्किल होता है, जमावड़े के लिए पुलिस सख्त मना करती है और इसीलिए चुनाव के दौरान ये सब लगाया जाता है ताकि चुनावी माहौल बिगड़े ना, दंगे ना भड़के और इस वजह से ये लगाया जाता है और धारा 144 इसी को कहते हैं। दर्शकों, आपको बता दें तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरजेवाला का ये प्लान सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बड़े दाव खेलना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर अपने दाव से चूकने वाली नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने स्टार कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के कट्टर हिंदूवादी नेता है, उनको यहां पर उतार दिया और योगी के बयान के बाद से ही एक बार तेलंगाना की जो धरती है वो हिलती हुई नजर आ रही।
आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो बड़ा बयान दिया वो कहीं ना कहीं सबको संग करने वाला था और सनसनीखेज था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण को रोकने की बात करी और कह दी कि अब यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण की जो बातें चल रही थी वो नहीं होंगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार उन्होंने जिस प्रकार से क्राइम को खत्म किया है, इसी तरह से वो अब तेलंगाना में भी क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीआरएस को यहां पर भ्रष्टाचारी नीति बताते हैं, तो वहीं उन्होंने बसपा को यहां पर वोट कटा तक कह दिया। उनका मानना है कि बसपा, कांग्रेस, सारी पार्टियां अगर यहां पर आएंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगी और तेलंगाना को गर्त में ले जाएंगे, क्योंकि लगातार वहां पर यह देखा जा रहा है कि तेलंगाना पे जो मुस्लिम समुदाय है वो छोटी संख्या में होने के बावजूद भी तेलंगाना में बहुत ज्यादा आतंक मचा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जो है कड़ा फैसला ले लिया। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर केटी रामाराव ने जो किया वो कहीं ना कहीं सियासत पर गलत कदम था, क्योंकि आचार संहिता को उल्लंघन करना, और इसको आदर्श आचार संहिता कहा जाता है, मान्यता दी जाती है कि ये लागू होगी तो देश के अंदर दंगे नहीं भड़केंगे, जमावड़ा नहीं लगेगा और जो चुनावी रणनीतियां यहाँ पर बनाई जाती हैं, जो चुनावी खेले खेले जाते हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन केटी रामाराव ने जिस प्रकार से चुनाव के दौरान कार्यालय पर मौजूद लोगों से मिलने की बात कही, और यहाँ पर भले ही वो रोजगार की बात कर रहे हो लेकिन अपनी जो सत्ता था उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया और यहाँ पर वो जमावड़ा लगा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ पर हुआ। इस बात का हवाला कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला भी दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है और दूसरों को नीचे दिखा रही। वहीं पहले इनकी मेल की बातें कही जाती थी और अब ये एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना पे अब भाग्यनगर वाली बात को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का बयान जमकर वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखना चाहते हैं और ऐसे में ओवैसी जो हैदराबाद का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं करते हैं, वो भी इन तमाम मुद्दों से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते। उनके भी बयान आते हैं और वो भी इस पर टिप्पणियां करती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो तेलंगाना और हैदराबाद के ओवैसी का बड़ा कनेक्शन बताया जाता है। बीआरएस और तेलंगाना के जो सरकारें हैं वो ओवैसी से कनेक्ट रहती हैं और हैदराबाद में उसी प्रकार का काम होता है जो ये सरकारें चाहती हैं। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो बड़ा प्लान बना लिया है यहाँ सर उनको उखाड़ फेंकने का। दर्शकों ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से तेलंगाना पर दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए अपना दम दिखा रही हैं, तो उधर बीआरएस भी लगातार जीत के दावे ठोक रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो बड़े बड़े खेल खेल रही है वो काफ़ी ज़्यादा सनसनी वाली है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को रोजगार देने की बातें कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से धर्म और जात को ले आई है और यहाँ पर आरक्षण की बात कही जा रही है। ऐसे में दर्शकों एक सवाल खड़ा होता है, क्या मुस्लिम समुदाय को अब आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा? क्या अब ओबीसी समुदाय यहाँ पर उठेगा? क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में SC ST को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आरक्षण मिलता है, लेकिन यहाँ पर अब तेलंगाना में ओबीसी समुदाय को भी वही आरक्षण मिलेगा जो SC ST को मिलेगा। यहाँ पर जर्नल वालों के लिए और मुस्लिम लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चुनाव से पहले आरक्षण का जो लॉलीपॉप है वो सारे ही पार्टी के नेता कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों ही पार्टी और बात करें बीआरएस की जो यहाँ पर लगातार मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वो जीतती है या वो भी कोई चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का काम करेगी? क्योंकि जब जब पार्टियां नहीं जीती तब तक कोई चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का काम करती है। और अब 3 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव जीतेगा कौन। फिलहाल के लिए कितना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।